आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद का उग्रवादी युग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था। दूसरे चरण की शुरुआत उग्रवादी राजनीति के उदय से होती है। कांग्रेस के आंदोलन के प्रथम चरण में उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश राजभक्ति और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में असीम विश्वास था। वे वैधानिक और कानूनी साधनों के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की प्राप्ति चाहते थे। आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या और लोकप्रियता में वृद्धि हुई, लेकिन इस युग में कांग्रेस का आंदोलन केवल एक उच्च वर्गीय आंदोलन जो था वो बना रहा था। वर्ष में एक बार केवल 3 दिन के लिए इसके सदस्य एक जगह एकत्रित होकर कुछ प्रस्ताव पास कर देने से इससे अधिक इनका कोई कार्य जो था वो नहीं हो रहा था। ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस के मांगों की अनदेखी जो थी वो करती जा रही थी। कांग्रेस के प्रति सरकार की विरोधी नीति के कारण शिक्षित भारतीयों में एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। कांग्रेस की इस कार्य पद्धति की घोर प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप भारत के राजनीतिक क्षितिज पर दो विचारधाराएं परिलक्षित होने लगी। एक विचारधारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधार चाहती थी और पश्चिमीकरण की समर्थक थी, तो दूसरी विचारधारा आवेदन निवेदन की नीति तथा पश्चिमीकरण की घोर विरोधी थी। पहली विचारधारा के लोगों का दल उदारवादी दल और दूसरी विचारधारा के लोगों का दल उग्रवादी या गरम दल के नाम से संबोधित जो था वो किया गया था। उग्रवादी नेता निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, विद्यार्थियों, यहाँ तक कि मजदूर और किसानों के पास भी अपील लेकर गए थे। उग्रवादियों का कहना था कि सामाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उग्रवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में उनका दृढ़ विश्वास था। अतः उग्रवादियों ने भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की और धार्मिक देशभक्ति को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस के अंदर ही उग्र राष्ट्रवादियों के नए दल का उदय और विकास हुआ। उग्र राष्ट्रीयता के विकास में कुछ तत्वों का भी योगदान रहा था, जिसमें कांग्रेस के मांगों की उपेक्षा पहला कारण था। 1888 से 1905 तक ब्रिटेन में अनुदार दल का आधिपत्य रहा। यह दल भारत में किसी भी तरह के सुधार का पक्षपाती नहीं था। उसने भारतीयों के प्रति प्रजातीय विभेद की नीति को व्यापक रूप से लागू कर दिया था। कांग्रेस की मांगों के बावजूद न तो अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति में और न प्रजातीय विभेद की नीति में कोई कमी आई थी। गोखले जैसे उदारवादी नेता ने भी कह दिया था कि सरकार जिस प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण कर रही है उसका परिणाम सरकार के लिए भयंकर सिद्ध हो सकता है। फिर भी कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से विधान परिषदों के विस्तार, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर देने की मांग करती रही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों की उपेक्षा कर दी। इससे कांग्रेस के नौजवान नेता जो थे वो बेचैन उठे। इन नेताओं में लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इन्होंने अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता पर बल देना शुरू कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण भारत का आर्थिक शोषण था। अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के सभी उद्योग समाप्त कर दिए थे। भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष बाहर जाने लगा और भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन होती गई। 1870 के बाद भारतीय नेताओं का ध्यान इस ओर गया। भारतीय उद्योगों का कपास की बनी चीजों पर आयात कर में कमी, भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े पर
7.5% उत्पादन शुल्क, कृषि पर भू राजस्व का अत्यधिक बोझ, जिससे किसानों की बढ़ती हुई निर्धनता और शासन के उच्च पदों से भारतीयों की पदच्युति ऐसा समस्या थी, जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज केवल भारत का धन लूटकर ले जाना चाहते हैं। भारतीय नेताओं ने अपनी पुस्तकों के द्वारा अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया था। सरकार की आर्थिक नीति के फलस्वरूप देश में बेकारी और भुखमरी फैल गई थी। इससे भारतीयों में घोर असंतोष फैलने लगा। कांग्रेस के नौजवान नेता ये समझने लगे कि जब तक भारत पराधीन रहेगा, तब तक उसका आर्थिक शोषण जो है वो होता रहेगा। अतः उनमें से बहुत से लोग भारत में ब्रिटिश सत्ता को पलटने के लिए कटिबद्ध हो गए थे। अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारत में 1899 और 1900 में भयंकर दुर्भिक्ष और महामारी फैल गई थी। दुर्भिक्ष और प्लेग की महामारी ने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। इस अवसर पर प्रशासन का जनता के प्रति अमानवीय व्यवहार और अधिक हो गया था। अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जिस मंद गति से कार्य किया, वह लगभग नगण्य सिद्ध हुआ। बंबई में प्लेग के प्रकोप की रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने बड़े ही अमानवीय ढंग से लोगों को बलपूर्वक घरों से निकाल दिया। पूना में रोग की उपचार का काम सेना को सौंप दिया और यह आज्ञा प्रसारित कर दी कि सिपाही घरों में जाकर व्यक्तियों की जांच करेंगे। फलस्वरूप विदेशी सिपाही भारतीयों के घरों में घुस जाते और जांच के बहाने महिलाओं के साथ अशिष्ट व्यवहार करते थे। इससे जनता का क्रोध और भड़क गया। लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में सरकार की कटी आलोचना भी की थी। अतः सरकार ने तिलक को 18 महीने की सख्त कैद की सजा दे दी। इन घटनाओं ने भारतीयों को झंझोर कर रख दिया था। श्रीमती एनी बेसेंट की मान्यता है, इन्हीं घटनाओं ने भारत में उग्रवाद का विकास किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को यह बताने की चेष्टा की कि भारत पर आक्रांता सदैव सफल रहे हैं और इसका कारण भारतीयों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक दुर्बलताएं हैं। उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया था कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया था। कांग्रेस के उदारवादी नेता भी ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास रखा करते थे, किंतु भारत की विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार संस्थाओं, जिनके प्रेरणा विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट थे, इन्होंने बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है। भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का ज्ञान हुआ। कांग्रेस के नौजवान नेताओं में धार्मिक उत्साह अधिक था और वह पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के घोर विरोधी थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ बनाकर भारतीयों के अंदर एक नया आत्मविश्वास जो था वो उत्पन्न कर दिया था। इसी समय लॉर्ड कर्जन और अन्य वायसराय की नीतियों ने भी उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया था। 1885 से 1905 तक इंग्लैंड में अनुदार दल की सत्ता जो थी वो रही थी और इस समय 3 वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एलिंगन और लॉर्ड कर्जन भारत आए थे। ये तीनों भारतीयों से घोर घृणा करते थे। एलिंगन के काल में अनेक दमनकारी कानून जो थे वो बनाए गए। इस समय भयंकर अकाल पड़ा, किंतु एलिंगन ने जनता के राहत कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन किया था। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों ने जले पर नमक छिड़कने का काम जो था वो किया था। कर्जन ने
प्रजातीय विभेद की नीति को अधिक उग्र कर दिया था। 1899 में उसने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित कर निगम की स्वायत्तता छीन ली। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण जो था वो कर दिया था। इससे जनता के अंदर क्रोध व्याप्त हो गया और भारतीयों का एक प्रतिनिधिमंडल कर्जन से मिलने की अनुमति भी मांगी, लेकिन कर्जन ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है। भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था। ये घटनाएं ऐसी थी जिससे अंग्रेजों की ईमानदारी से अधिकांश शिक्षित वर्ग का विश्वास जो था वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। यद्यपि कर्जन का ये कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए ऐसा किया गया है, किंतु उसका मूल उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना था। इस विभाजन ने सामान्य बंगालियों को उत्तेजित कर दिया और बंगाल में नई पीढ़ी के कुछ युवक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना जो थे वो बनाने लगे। लोगों का भी नरम दल से विश्वास जो था वो अब समाप्त हो गया था। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए अनेक सभाएं जो थी वो आयोजित की गई। सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। लोगों ने इसका प्रत्युत्तर विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके और स्वदेशी आंदोलन चला कर दिया। अनेक स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। सरकार ने भी अपनी दमन नीति तेज कर दी। गोखले ब्रिटिश सरकार के सामने स्थिति स्पष्ट करने के लिए लंदन गए और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले से बंगाल विभाजन रद्द करने की भी प्रार्थना की, लेकिन मार्ले ने इस बात को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए लोगों का नरम दल के प्रति जो विश्वास था वो अब जाता रहा। इन सभी घटनाओं के कारण भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवाद को काफी बल मिला था।